हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएनएमए के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के सब्सिडरी पेपर जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, ट्रू फॉल्स है, देखते हैं ट्रू फॉल्स है, कौन ट्रू कौन फॉल्स है, विद रीजन क्यों है ट्रू तो क्यों है फॉल्स है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास इन 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पास हुआ, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है आंसर। ठीक है, इसमें कोई रीजन नहीं, 32 में पास हुआ तो हुआ। ठीक है, दूसरा, पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल पर्सन। नहीं, क्यों? पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन तब होता है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल है, ऑप्शनल है, बट लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है पार्टनरशिप इज अ लीगल पर्सन तो नहीं है ना। हाँ, इसके जगह कंपनी होता कि कंपनी एक लीगल पर्सन है तो बिल्कुल सही, कंपनी लीगल पर्सन होती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म हो गई, जेएचएफ हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपका लीगल पर्सन में नहीं आता, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी ये नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। हाँ, इसका लीगल पर्सन लीगलिटी तब होता है जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं, क्या है वो एसेंशियल है या ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए, हाँ, ये फिर आता है तीसरा क्वेश्चन बताया एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज सेड टू बी द फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि फादर ऑफ मैनेजमेंट किनको जानते हैं, इनको हम हेनरी फ्योल को जाना जाता है, ठीक, प्रबंध के जनक, मैंने उनको हम मैनेजमेंट ऑफ फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये कौन है? ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है इनको। ठीक है, इसके बाद आते हैं बी में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कह रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल गलत, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बल्कि यही कंपनी ही एक ऐसी है जिसमें कि जिसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, बल्कि अनलिमिटेड किसकी होती है? पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सोल की अनलिमिटेड है, जेएचएफ में जो करता है उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ई में शेयर होल्डर आर द ऑनर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, बिल्कुल सही। ये सवाल मतलब क्या बोले 11, 12, पार्ट 1, पार्ट 2 हर जगह ये मिल जाते हैं, बहुत ही फेमस सवाल ये है कि शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, मालिक होते हैं। और डिवेंचर होल्डर, इसी का एक मैंने समझे तो जुड़वा एक क्वेश्चन और है कि डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या मानते हैं हम? क्रेडिटर मानते हैं कंपनी के। ठीक है, अब आते हैं अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। बिल्कुल सही, एक अव्यस्त यानी कि माइनर बिलो 18 है ना, वो पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा पूछे क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं तो नहीं। हाँ, लेकिन मैंने किसी परिस्थिति में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जहाँ माइनर को पार्टनर बनाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर पूछता है क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं तो नहीं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकते, ये सही है। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपलसरी। बिल्कुल सही, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मन है तो कराइए, एसेंशियल है, कराने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, बिल्कुल कंपलसरी। और किसके तहत है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर आते हैं डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन डिवेंचर। हम डिवेंचर पे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल गलत। डिवेंचर पे क्या डिक्लेयर होता है? इंटरेस्ट। तो डिविडेंड किस पे होता है? डिविडेंड होता है शेयर पे। शेयर जो होता है कंपनी को, उस पर हम डिविडेंड देते हैं, और डिवेंचर में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। ये आपका फिक्स होता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट क्या वो फिक्स होता है, और ये जो शेयर पे जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता। प्रेफरेंस पे फिक्स होता है, इक्विटी पे फिक्स नहीं होता। ये आपका चार्ज है, ये आपका एप्रोप्रिएशन है ना, तो ये अंतर है दोनों में। इसके बाद आते हैं ई, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब चार्ज है, चार्ज मतलब आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है, मतलब आपको प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ऐसा। अब आते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन लीड्स टू एंड्स ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। बिल्कुल सही, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो? व्यापार में क्या, एक जैसे ए बी सी 3 कंपनी है, तीनों मिलके एक हो गई। कह रहा है ये चीज मार्केट में जो गला काट स्पर्धा यानी कट थ्रोट कंपटीशन, मार्केट में जो कंपटीशन उसको खत्म करने के लिए, देखिए हम आप लोग चैप्टर में देखे होंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में बहुत सारा फैक्टर है। हम बिजनेस को कंबाइन क्यों करते हैं? क्यों ए कंपनी बी कंपनी से मिल गई, बहुत सारी चीज़ें। रिसोर्सेस, मान लीजिए कि रिसोर्सेस का स्कार्सिटी है, ए के पास कोई रिसोर्सेस था, बी के पास नहीं था तो वो उससे जुड़ गया। या फिर ए बी मान लीजिए आपस में, जैसे ए मान लीजिए ए इसका पेन बनाता है, बी इसका ढक्कन बनाता है तो जुड़ गया, ऐसा रीज़न है। तो एक रीज़न ये भी है कि दोनों आपस में कंपटीशन था, दोनों में कंपटीशन था, दोनों एक हो गए, अब दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। मतलब होता है जैसे हाँ हम 5 रुपया तुम 6 रुपया, तो क्यों ऐसा करें, दोनों मिल करके 6 में बेचते हैं, दोनों मिल के 5 में बेचते हैं, ऐसा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक कारण कंपटीशन को खत्म करना भी है, तो बिल्कुल सही। अब आता है
साइज ऑफ मार्केट डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिल्कुल गलत। क्या मार्केट का साइज बिजनेस के साइज को अफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा, मान लीजिए कोई एरिया है तो वहाँ दुकान भी छोटा सा ही होगा, है ना। और कोई बड़ा सा मान लीजिए एरिया है तो वहाँ पे लोग बड़े बड़े शोरूम खोलेंगे, बड़े बड़े मॉल खोलेंगे। तो एरिया है ना, मार्केट का जो एरिया है, मार्केट का जो साइज है वो पूरी तरह प्रभावित करता है किसके? बिजनेस के साइज को। मार्केट का साइज बड़ा होगा तो बिजनेस का साइज भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, मार्केट का साइज छोटा होगा तो बिजनेस भी वहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, तो ये था आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम वीडियो में इसके नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।